हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके जो पेपर में आता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 नंबर आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में कह रहा है कमल का सिपाही किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महादेवी वर्मा दिया गया है। तो ये देखिए रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर लगा देते हैं स्टार। अब ये देखिए ये रचना इंपॉर्टेंट है और ये किसकी रचना है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ना ही जयशंकर प्रसाद की, और ना ही महादेवी वर्मा की है। तो ये जो रचना है ये अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रचना है। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट रचना है वो आपका है क्या, रसमीमांसा। ठीक, क्या है, रसमीमांसा किसकी रचना है, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रचना है, VIMP क्वेश्चन। ठीक, VIMP है। तो इसमें पूछा क्या रहा है कि रसमीमांसा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी दिया गया है। ठीक है, तो रसमीमांसा जो रचना है वो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है भाई। ठीक है, क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, तो इस बात को आपको क्या है अच्छे से नोट करना है। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इसको भी VIMP की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, दृश्यामनी किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो भूषण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दुष्स्वामिनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब अपनी क्वेश्चन नंबर चौथे को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन बनेगा कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है संस्मरण विधा की रचना है। अगर यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ इस सवाल में पूछा गया है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दिया गया है, बी में दिया गया है देवेंद्र कुमार सत्यार्थी दिया गया है, और सी में दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी में क्या दिया गया है रामरिच वेनीपुरी दिया गया है। तो माटी हो गई सोना जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है और इम्पॉर्टेंट रचना है भाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है साकेत किसकी रचना है। साकेत भी बहुत फेमस रचना है, तो इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट रचना है भाई। ठीक है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक, तो साकेत देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, और डी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सॉरी सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और डी में क्या दिया गया है मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। तो देखिए ये साकेत जो रचना है ये कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो है रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कंकाल के लेखक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है भाई। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, और दिया गया है निराला, और क्या दिया गया, तो रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है,
महादेव वर्मा की रचना नहीं है। तो इस बात को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, नहीं है बोला है, ठीक है। कहीं आप गलती से ये मत कर दीजिएगा कि महादेव वर्मा की रचना है और टिक कर दीजिए तुरंत निहार पे, ठीक है। तो ये आप जो है डिसीजन गलत यहाँ पर साबित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है बोला है ना, तो इसको ऑप्शन को चेक करना होगा। तो देखिए निहार भी इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत भी इन्हीं की रचना है, दीपशिखा भी महादेव वर्मा की ही रचना है, लेकिन युगांत जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि जो तार सप्तक के जो संपादक थे उनका नाम था अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, ठीक है, अज्ञेय है। और इन्होंने जो पहला तार सप्तक था 1943 ईस्वी में जो प्रकाशित किया था। दूसरा जो तार सप्तक था वो 8 साल बाद यानी 1951 में किया था। और तीसरा जो किया था वो 1959 में, फिर से 8 साल बाद। आप यहाँ पे देखोगे तो 8 साल बाद यहाँ पर है और इसमें भी 8 साल का गैप है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है तीसरा, तीसरा कब हुआ था 1959 में। तो 1959 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है शुक्ल युग की कलावधि। ये कलावधि का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली शुक्ल युग की। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 100% जो है आपको आपके पेपर में जो है देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है शुक्ल युग की कालावधि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी पहले ए में दिया गया 1919 से 1938 ईस्वी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 1919 से 1953। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में 1938 से 1943। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो 1953 से 1965 ईस्वी तक दिया गया है। तो देखिए शुक्ल युग की जो कालावधि है वो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया रामचंद्रिका किसकी रचना है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट रचना है, यहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट रचना है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे वो सभी क्या है इम्पॉर्टेंट रचना ही होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप अच्छे से नोट करिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केशव दास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर घनानंद। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो भूषण दिया गया है। तो देखिए रामचंद्रिका जो रचना है ये केशव दास के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। और जितने विद्यार्थियों को अगर कुछ भी नहीं आता हिंदी में तो इतना ही वीडियो आप जरूर पढ़ लो, इससे आपका जो है 20 नंबर तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। 20 में अगर पूरा नहीं आएगा तो 20 में से आप क्या करिएगा 15 नंबर तो लेकर ही आइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से खाल, ठीक है। तो ये दिया गया है, कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप किसी को क्या बोलते हैं कि आप किसी व्यक्ति को ये बोलेंगे हाथ तेरी जो है हाथी जैसी देह है, अब ऐसा आप शब्द बोलोगे तो आप क्या हो हंस हंस पड़ेंगे, यहाँ पर हंसी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा तो हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात यहाँ पर बोलेंगे तो आपको क्या होगा आपके मन में आपके हृदय में जो है हंसी का भाव उत्पन्न होगा, तो वहाँ से हो जाएगा हास्य रस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है उस काल मारे क्रोध की तन कांपने उनका लगा, ठीक है। मानो, ये शब्द आपको याद रखना है, मानो। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा अलंकार है। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था भाई, आपको मैंने ट्रिक बताया था जहाँ पर जन जानो चनहु मनहु ये सब आ जाए शब्द तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बिना कुछ सोचे समझे टिक करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे पहचाना, आपको दिया रहेगा जनु, ठीक है, आपको दिया रहेगा मनु, आपको दिया रहेगा जनहु, ठीक,
आपको दिया रहेगा मनहू, ठीक है। आपको दिया रहेगा जानू, आपको दिया रहेगा मानो। तो ये सब अगर शब्द आपको दिखाई देता है तो आप टिक करिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, जो सुमिरत सीधी होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभगुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है। तो ये जो छंद है ये सोरठा का छंद है। कैसे पता, तो आप मात्रा भी बना सकते हैं, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, बाकी मात्रा बना सकते हैं। जैसे इसका मात्रा बनाइएगा तो इसका होएगा 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1 और इसका 1, इसका हो जाएगा 2, और ये बड़ी है तो इसका भी हो जाएगा 2, ठीक है। अब गिन लेते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 10 और 11, यहाँ पर शायद 11 और 13 हो जाएगा लगता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही मात्रा आप बनाओगे तो आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मात्रा बनाया जाता है। आई होप आप सबको मात्रा बनाना तो आता ही होगा। तो ये सोरठा का जो है उदाहरण है, यानी इसमें क्या कौन सा जो है छंद है, तो सोरठा छंद है। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला दिया गया अनुकरण, इसमें भी अनु लगा है। दूसरे में दिया गया अनुशासन, इसमें भी अनु लगा है। और तीसरे में दिया गया अनुत्तीर्ण, तो अनु लगा है। लेकिन चौथे में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा है महत्व, तो इसमें अनु की बात किया ही नहीं है। और यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इसमें अनु नहीं लगा है, ठीक है, यानी अनु का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं लगा है, ये तो लिखा है महत्व। इसमें क्या है, तो इसमें प्रत्यय है जो कि त्व प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, नीलकंठ में समस्त प्रयुक्त समास है, ठीक है। तो देखिए नीलकंठ, नील का मतलब होता है नीला, कंठ का मतलब होता है कंठ, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये हो जाए आपका बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए बादल, बादल को हम नीरद भी बोलते हैं, अम्बुद भी बोलते हैं और जलद भी बोलते हैं, लेकिन जलज नहीं बोलते हैं। ये होता है कमल का पर्यायवाची, किसका, कमल का। तो ये जब कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो यही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% नहीं, ये 200% जो है आपके पेपर में आएगा। कह रहा है युष्मद, युष्मद को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम। सर्वनाम शब्द किस शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, ठीक है, वाक्य का प्रकार है, यानी वाक्य जो है कैसा है, क्या सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है, और या फिर क्या है कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर ना ही सरल वाक्य ना ही मिश्र वाक्य, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक यानी व्याकरणिक रूप क्या है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, क्या विशेषण है या फिर क्रिया है। तो देखिए अचानक जो है ये क्या है, एक प्रकार की एक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है देखे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।